पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हर एक रिश्ता खास होता है। हर रिश्ते से जुड़ा एक अलग ही एहसास होता है। जितना आप अपने रिश्ते को सहेजे रखेंगे, उतना ही वह रिश्ता मजबूत होता जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, आपके इस शो की होस्ट और आप सभी की दोस्त। आप सभी का मिलकर स्वागत करती हूँ आपके इस फेवरेट शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं वे बहुत ही खास हैं, क्योंकि उनका भी रिश्ता बहुत मजबूत है और उन्होंने अपने रिश्ते को बहुत ही सहेज के रखा है। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं प्रवीण कटारिया जी का एंड ललिता कटारिया जी का। नमस्कार प्रवीण जी, नमस्कार ललिता जी। नमस्कार मैम। आप दोनों का ही स्वागत है संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। सर, आप बताइए अपने बारे में। थैंक यू वेरी मच पूजा जी, हमें यहाँ निमंत्रण देने के लिए। और आज मैं खुद को खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और इतने महान कार्य के लिए हम उसका सहभागी बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरा नाम प्रवीण कटारिया है और मैं एक्स एयरफोर्स हूँ। और मैंने VRS लेने के बाद में एक बिजनेस बिल्ड करता था। हम दोनों ही मिलके प्लांट बेस्ड बिजनेस था, उससे इन्वॉल्व है। मैं मिनिस्ट्री में भी जॉब की और SSC में भी जॉब किया है। एंड थैंक यू वेरी मच। मैं दिल्ली जसोला विहार का रहने वाला हूँ और मेरे जो जन्म स्थान है डिस्ट्रिक्ट बागपत छपरोली UP से हूँ मैं। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ललिता मैम, आप बताइए। मेरा नाम ललिता कटारिया है। बेसिकली मैं PMC चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया और हमारी जीवन की जो स्टोरी है वो शेयर करने का हमें मौका मिला। और मेरी जो परवरिश है वो दिल्ली से ही हुई है। मेरे मम्मी पापा मतलब दिल्ली में रहते थे और पापा मेरे DDM इंजीनियर थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। मम्मी पूजा पाठ वगैरह करती थी तो हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करती थी, पर हम छोटे थे तो हमें उस टाइम जैसे बच्चा खेलने कूदने के लिए थोड़ा सा उसका मन होता है तो थोड़ा बोर लगता था। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम जो है ना एक किताब का मतलब जैसे भगवत गीता है तो उसका एक चैप्टर मुझे पढ़ के सुनाओ। तो ये रूटीन बन गया था कि हमें उन्हें एक पेज सुनाना होता था। तो लेकिन जब उसको हम छोटे थे, हार्डली मेरी जो उम्र होगी उस टाइम पे ऐसे थी 10-11 साल की, तो अब मैं जब उसको सुनाती थी तो कुछ समझ में आता था और कुछ नहीं आता था। तो लेकिन मुझे मतलब पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें उसकी अच्छी लगी, तो इसी वजह से हो सकता है कि ये जो आध्यात्मिकता का बीज है ये हमारे अंदर था। तो फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मैंने शॉर्ट हैंड में डिप्लोमा लिया 1 ईयर का। फिर शादी के बाद में मैंने मेकअप आर्टिस्ट का ऐसे शौकिया तौर पे कोर्स किया। तो बस इस तरह से आज मैं अपना खुद का सेटअप रन कर रही हूँ घर से। बहुत ही खूब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। और चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, आप और बात शादी तक कैसे पहुंची? क्या फैमिली वालों की रजामंदी थी, आप एक दूसरे को जानते थे, पसंद करते थे? कुछ इस बारे में बताइए। जी, मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँ कुछ चीज़ों को। मैं 12th करते ही मैं एयरफोर्स में चला गया था। तो उसके बाद हम लोग 3 जगह ट्रेनिंग हुई थी, बेंगलोर, बड़ौदा, दिल्ली। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद में मेरी पोस्टिंग पहले राजस्थान उत्तर लाई में हो गई थी। उसके बाद मैं पठानकोट पंजाब में आ गया था। फिर पठानकोट पंजाब में जब था तो वहीं पे कारगिल वार शुरू हो गया था। तो जैसे ही कारगिल की लड़ाई ख़त्म हुई थी तो उसके बाद मैं जब छुट्टी घर आया था तो वहाँ पे मुझे बताया गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक लड़की का प्रपोज़ल आया है, चलो देखने चलना है। तो पहले भी मैं इसमें एक थोड़ा जोड़ दूँ, मेरे को थोड़ा प्रेशर रहता था कि भाई शादी क्यों नहीं कर रहा। तो मैं थोड़ा सा नोटोरियस टाइप भी था। मैं इश्तिहार दे दिया करता था न्यूज़पेपर में
हम लोग मस्ती बहुत करते थे क्योंकि बैचलर्स थे और बैरक में रहते थे। तो उस त्यौहार के बाद बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी तो एज ए फन हम लोग उनको फ़ोन कर देते, चलो भाई लड़की देखने चलते हैं। तो वहाँ पे मतलब प्रैक्टिकली हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा खाते पीते थे, लेकिन वो मैं उसको आज कहूँ तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम कंसेंट लेके जाते थे फिर भी। लेकिन वहाँ पे मैं किसी भी लड़की के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाया फैमिली के साथ में। तो फिर इसके बाद जब भाई ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक रिश्ता है, चलो देख लो। रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन कुछ बात बन नहीं रही, लेकिन अब समय भी ज़्यादा हो रहा, फिर सब कह भी रहे हैं शादी कर लो। मैंने चलो ठीक ठाक कोई लड़की होगी तो मैं हाँ कर दूँगा। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कितना खोजूँ मैं, कितना क्वालिटीज़ देखूँगा, तो सब मोह माया है। तो ये सोच के जब हम देखने गए तो इनके घर पे ही हम लोग देखने गए थे, वहीं पे हमारी पहली मुलाकात हुई थी। ओके, सो फिर ललिता मैम शादी तक कैसे बात बढ़ी और आपका क्या रिएक्शन था जब आप मिले सर को? एक्चुअली जब मैंने शॉर्ट हैंड किया तो मतलब ये लगा कि मुझे 6 मंथ का मैंने कंप्यूटर में डिप्लोमा लिया था, तो उसमें कि इसके साथ वो बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मैं जाती थी खानपुर, वहाँ पर इनका एयरफोर्स स्टेशन है। तो वहाँ पर जब मैं जाती थी तो ना ड्रेस में ये लोग जब निकलते हैं डिफेंस वाले, तो इनकी ड्रेस मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, तो इम्प्रेस करती थी। तो उसके कुछ दिन बाद ही मतलब पता चला कि एक लड़का मुझे देखने आने वाला है और वो एयरफोर्स से ही है, बिलोंग करता है। तो ठीक है, ये लोग आए तो इन्होंने मुझे देखा। इनका पहला क्वेश्चन मेरे लिए था कि तुम फ़ोटो में तो मोटी लग रही थी, अब तुम पतली हो। तो मैंने कहा हाँ मुझे टाइफाइड हो गया, तो इस वजह से शायद मैं पतली हो गई। तो बस फिर इनका ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से नहीं थे, बस एक ये क्वेश्चन था कि मेरा ट्रांसफ़र वाला जॉब है, तुम मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साथ चलने में? तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि और अच्छा है, घूमने फिरने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों की बात आगे बढ़ गई और फिर फैमिली ने आपस में बात कर दी, तो हमारी इस तरह से अरेंज मैरिज हो गई। तो इस तरह से हमारी बस मुलाकात इतनी थी। हालांकि ये बुलाते थे मुझे फिर मिलने के लिए अकेले, पर मैं कभी नहीं गई मिलने। ये मुझे नॉटी टाइप लगते थे। मैंने कहा ये पता नहीं बंदा कैसा है। एक्चुअली उस समय जब मैं इनको देखने गया था तो एक मैं जब बता रहा हूँ ना हिस्ट्री के बहुत सारे लड़कियों को देखा, तो मैं उनसे बहुत बातचीत पूछता था, फला फला मैंने कैसे जज करूँ, ये सूट करी है मुझे नहीं करी। तो उनसे किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन जब इनसे मिला मैं सिर्फ एक सवाल पूछा, लड़की ठीक ठाक है, और मेरे जैसे सारे सवाल ख़त्म हो गए थे। और मैंने कहा मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है मेरी, मैं कश्मीर भी जा सकता हूँ क्योंकि उस समय वार भी चल रहा, पाकिस्तान से कनेक्टेड एरिया है, कहीं भी जाना क्या जा पाएगी? दिल्ली में रहने वाली लड़की क्या इतनी हिम्मत कर पाएगी? तो बोले कि हाँ ऐसी कोई इशू नहीं है। मैंने फिर तो ठीक है। उसके बाद मेरा एक ही सवाल था, तो मेरे मन में आ गया था कि ठीक है यहाँ पे लगता है बात हाँ कर देनी चाहिए। उसके बाद हमारी जब बात कंप्लीट हुई तो भाई ने पूछा बताओ क्या कहना है। मैंने कहा हाँ यस कर देता हूँ मैं, यस। बहुत खूब। तो चलिए अब हम अगला सवाल आते हैं अध्यात्म पर। आप दोनों ने थोड़ा थोड़ा तो इंट्रोडक्शन दिया कि जैसे कि अपने माँ के बारे में बताया कि बचपन में आपको कुछ मेमोरीज़ है, और जैसे कि आप भी अपनी मदर के साथ गीता पाठ किया करती थी। तो जब आप लोग एज अ एडल्ट अध्यात्म में आने की कैसे सोची, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप लोग अध्यात्म में आए और कैसे जुड़े, तो उसके बारे में भी हमें बताइए। अध्यात्म में मैं क्योंकि पहले जो 10 साल हैं हमारे स्मूथली निकल गई शादी की। तो जब इसकी हमारी शादी हुई थी तो ये 2000 में हुई थी, तो मेरी पोस्टिंग जामनगर गुजरात में थी। तो वहीं पे द्वारकाधीश थे, सोमनाथ मंदिर थे, तो हम लोग वहाँ जाने में खूब मज़ा आता था, तो बड़ा पीसफुल था। तो वहाँ बार बार आना जाना, और फिर ये भी पूजा पाठ करती रहती थी। मतलब कुछ मुझे एक इससे पीसफुल हमेशा वाइब्रेशन मिलती थी, मैं अपनी ड्यूटी शांतिपूर्वक कर पाया। तो ये मुझे कि मेरा घर शांत है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप बहुत सारी एक्टिविटी, सांसारिक एक्टिविटी में लगे रहते हो, तो आपको आध्यात्मिक ही शांत करता है। तो उससे धीरे धीरे हम कनेक्ट होते गए, योगा में आए। योगा से फिर एक बार मेरे को एक मेडिटेशन वर्ड मिला मुझे,
कि मेडिटेशन क्या है। तो मैंने इसके दिमाग में डाला कि मेडिटेशन क्या होता है यार, ये थोड़ा सा देख सर्च करो। मेरी समझ में नहीं आता। उस समय मैं मिनिस्ट्री में भी था, तो मिनिस्ट्री में एक हमारे अंडर सेक्रेटरी, तो उनसे पूछा मैं सर ये मेडिटेशन क्या होता है और इसमें करते क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़े कर्म वाला, भाग्य वाला, कुछ भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलता है। मैंने कहा कुछ आँख बंद करते हैं, कुछ ऐसे क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ क्या है इसमें, कुछ बोलते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन ये बता नहीं पाए या बताना नहीं चाहते थे, क्या इंटेंशन था मैं समझ में नहीं आया। तो फिर जब इसने, लेकिन ये धीरे धीरे इसके दिमाग में चला गया मेडिटेशन, तो इसको अचानक एक वो मिली यूट्यूब पे वीडियो, स्पिरिचुअल रियलिटी फर्स्ट, जो आज पीएमसी का बुनियाद है। तो वो देखा तो मतलब मैं रियली इम्प्रेस हो गया कि भाई मेडिटेशन में एक्चुअली ये है। लेकिन जब मैं मेडिटेशन करता था तो मेरे ना ये पैर वैर सुन्न हो जाते थे, तो मैं घबरा जाता था। मेरे को पैरालिसिस हो जाए, मैं छोड़ देता था। फिर मैंने कुछ और है यार, ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये नहीं पता था कि इससे बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक वो चल रही है, मूवमेंट चल रहा है इस बेस पे। तो उसके बाद धीरे धीरे जब कोरोना टाइम आया, कोरोना टाइम में फिर हमारे पास टाइम ही टाइम था, तो ऑनलाइन जूम सेशन चल रहे थे और काफ़ी नॉलेज ललिता जी ने भी इकट्ठी कर ली थी। मैंने चलो देखते हैं क्या है। तो तब हमने इसके आध्यात्म पूरी तरह ध्यान की तरफ हम कनेक्ट होते चले। ध्यान ही हमको वो सिखा सकते हैं, दुनिया को जोड़ सकता है। तो ऐसे अध्यात्म हमारी ज़िंदगी में आध्यात्म से हम ध्यान तक कनेक्ट हो पाए। एब्सोल्युटली वंडरफुल। मैम आप बताइए कि कैसे सर ने आपको जब मेडिटेशन वर्ड के बारे में बताया तो कैसे सर्च करते करते आप उस वीडियो तक पहुँचे और कैसे आपने अपने आप को उससे जोड़ा? एक्चुअली जैसे शादी से पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें आई गई थी आध्यात्मिकता में। दूसरा, मुझे ना संतों को पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। स्टोरी होती ना, लाइफ स्टोरी, ये मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगता था। जब इनसे शादी हुई तो शादी के मतलब होता है ना कि जब दो अजनबी लोग मिलते हैं तो नेचर अलग होते हैं। तो इनका जो नेचर था वो कुछ इस तरह से था कि जैसे फीलिंगलेस, मतलब जैसे पार्टनर के प्रति एक फीलिंग होती है ना, वो चीज़ों से इन्हें कोई मतलब ही नहीं था। तो खैर फिर थोड़ा सा मुझे भी लगता था, लेकिन मेरा जो था कनेक्शन पहले से ऑलरेडी इधर था। तो मुझे जो सुनना होता था ना, टीवी पे आते थे ये जितने भी, तो उनकी एक आध बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैं मतलब पूरा दिन मेरा बड़ा अच्छा जाता था। तो उस चीज़ को मतलब मैं इतने से इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि मैं इस तरह से जुड़ी हुई थी। अगर ना होता लाइफ में तो फिर तो स्ट्रेस हो जाता। तो फिर ऐसे ही हमारा टाइम निकलता चला गया। उसके बाद 2013 में ना स्पिरिचुअल रियलिटी मैं सर्च कर रही थी, क्योंकि देखो पूजा पाठ में बहुत करती थी। सुबह उठना, वही घंटी बजाना, आरती करना, वो सब कुछ होता था। बट अंदर से ना कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी कि हाँ मैं सही कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मतलब एक सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो लिटरली फिर अंदर से ना कुछ ऐसा लगता था जैसे किसी चीज़ की भूख है, जैसे सोल को ना ऐसा कुछ लगता था। तो मैं ऐसे ही उस पर कंप्यूटर पर कर तो कुछ और रही थी, लेकिन अंदर से लग रहा था कि मुझे ना कुछ सर्च करना है। तो सर्च करते करते बहुत सारे जो मेडिटेशन से रिलेटेड ऐसे आने लगी। तो स्पिरिचुअल रियलिटी की जो वीडियो मुझे दिखी, तो उसको जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो जैसे मेरी जो जर्नी है ना वो यहीं पे है बस, और कुछ मुझे सर्च नहीं करना है, यही मेरा आंसर है। तो मैंने उसको अच्छे से देखा, मैं इतनी खुश हो गई। या मतलब आए तो मैंने इनको बताया, ऑफिस से आए तो इनको बताया। मैंने कहा आप ज़रा देखो, मैंने कहा ये चीज़ है। तो ये कह रहे यार ये तो बड़ा मतलब है, अच्छा है। तो फिर मैंने ये अपनी फैमिली में, अपनी सिस्टर्स में सबको दिखाया। वो बात अलग है कि हर किसी को समझ में नहीं आया, बट उसको देखते देखते मैंने ध्यान करना शुरू किया। तब तक मैं नहीं जानती थी पीएमसी चैनल में कि नहीं, पत्री जी सर को नहीं जानती थी। तो फिर मैंने ध्यान करना अपने आप ही शुरू किया। तो मैं जैसे ऐसे बैठ जाती थी आँखों को बंद करके, तो तकरीबन 1 महीना मुझे हो गया था। तो एक दिन मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मैं बैठी हूँ और मेरी जो सोल है वो मतलब मुझे खुद को देख रही है, मतलब जस्ट इतने डिस्टेंस पे ऐसे, मतलब खुद को मैं बैठे हुए अपने आप को देख रही हूँ। 1 सेकंड का वो था। तो वो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, मैं कि ये क्या चीज़ था कि मैं अपने आप को इतना लाइट कैसे फील कर रही थी। तो फिर तो मतलब बढ़ता चला गया उसमें। तो इस तरह से हमारी ये जर्नी हुई। बहुत ही खूब।
अब आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि ऑफ कोर्स हर रिश्ते में, हर कपल के रिश्ते में कुछ परेशानियाँ भी आती हैं, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे फैमिली हो, फाइनेंशियल हो। तो कैसे आप लोग पहले, जब आप अध्यात्म में नहीं थे, जैसे आपने बोला कि आप दोनों के नेचर में भी डिफरेंस था, अक्सर हर कपल में ही होता है, सो कैसे आप लोग पहले अपनी प्रॉब्लम्स को डील किया करते थे, और अध्यात्म में आने के बाद क्या आपने अपने आप में वो चेंजेस देखे, कुछ उस बारे में बताइए। जैसे इन्होंने एक वर्ड बोला, फीलिंगलेस। जनरली मैन डोमिनेंट हमारा पूरा देश ही, मैं अपने बारे में नहीं कहूँगा, हमारा पूरा देश मैन डोमिनेंट है, पुरुष प्रधानता है, और मेरी अपब्रिंगिंग भी ऐसे ही हुई है। शुरुआत से हमने देखा कि मैंने भी अपने नज़रों से देखा, जितनी भी औरतें हैं उनको बहुत दुख दिया गया, मैं आज महसूस करता हूँ। वो सहती रही, काम भी करती रही, रोती भी रही, लेकिन जो उन्होंने पलट के वार कभी नहीं देखा मैंने वो चीज़। तो वो चीज़ थी कि, और मेरे अंदर भी वो चीज़ जा रही थी, मैं भी देखता था। मैं एक बात इंसिडेंट को जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि घर का जिम्मेदारी जनरली लेडीज संभालती, मेरी माँ जैसे घर का सारा काम संभालती थी। एक बार वो बर्तन साफ़ कर रही थी, तो माँ ने बोला कि बेटा मेरी थोड़ी मदद करो, बर्तन साफ करो। तभी मेरे चाचा, उन्होंने देखा तो उन्होंने ज़ोर से बोला, तुम इस लड़के को पियोन बनाओगी, ढाबे पे काम करने वाला बनाओगी, सफाई के लिए बनाओगी? तो मैं कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों बोले। तो पता नहीं, फिर माँ को भी शायद ऐसा लगा कहीं मेरा बेटा भी ऐसा ही ना हो जाए, अच्छा बेटा चल कोई नहीं मैं कर लूँगी, उस तरह से। तो मैं हट गया। लेकिन वो इंसिडेंट मुझे आज भी इसलिए याद है कि मैं जो फीलिंगलेस की बात, वो नेचर मेरे अंदर आ गया कि मैन को रफ एंड टफ होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, आंसू नहीं बहाने चाहिए, आंसू नहीं निकलने चाहिए। और यही एक एटिकेट, मतलब चला गया तो डिफेंस तो पावरफुल है, तो शायद वही एटीट्यूड मेरे को डिफेंस में लेके गया कि नहीं डिफेंस में जाना है, लड़ना है, हमें तो वॉरियर बनना है। तो वो भी एक जर्नी होती है, जैसा हम अपनी मर्जी से तो कुछ करते नहीं है, जैसा हमें फील अंदर से रियलाइज होता है, और ये सत्य भी है। तो वो चीज़ें मेरे अंदर हैं, तो जब हमारी शादी वो तो रहेंगी, इतनी जल्दी कैसे चली जाएंगी। अब मैं भाई शादी हो गई, वाइफ है, वाइफ घर संभाले, बच्चे संभाले, बाकी उससे क्या मतलब है। और थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहती है, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये अंदर ये थोड़ा सा जनरली फील करते हुए भी मेरे को सपोर्ट नहीं करता ही नहीं करता। मैं अपने उसमें बिजी रहता, खेल में चला गया, दोस्तों में चला गया, पार्टी शार्टी ये सब रहते थे। तो ये थोड़ा सा महसूस करते कि मैं अकेलापन, या मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मैं अकेले सब करना पड़ रही है। तो ये चैलेंज आते हैं। फिर सबसे बड़ा चैलेंज थोड़ा सा इनको लगा, मेरे को कभी चैलेंज वाले नहीं लगा, वैसे पर्सनली पूछो तो। लेडीज जो है वाइफ जनरली दिल पे ले लेती है, तो मेरे को हमेशा लगता रहा अगर कुछ चैलेंज आया भी तो उसका कहीं ना कोई रास्ता निकल आएगा, दिख जाएगा। क्योंकि हमें तो हमेशा ये लगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसे नहीं आएंगे, गरीब हो जाएंगे, लेकिन ये तो कुछ ना कुछ दिखेगा, फिर भी कुछ ना कुछ रास्ता कहीं से निकल आएगा, उस तरह से। तो ये थोड़ा सा उस समय परेशान हो गई थी जब मैं नौकरी के साथ साथ में एक प्लांट बेस्ड बिजनेस में इन्वॉल्व था, तो उसको हम अच्छे लेवल पे चले गए थे। लेकिन वो बिज़नेस मैंने एक अच्छी इनकम पे मैंने किक आउट किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस बिज़नेस में एक कार्डिनल रूल था, बहुत अच्छे, और मेरे दिल से किया था वो काम। उसमें कार्डिनल रूल ये था, 3 रूल हैं उसमें, कि भाई मैन टू, कभी भी इस बिज़नेस में जाओगे आप मैन से मैन रिलेट करेगा, और वुमेन टू वुमेन, कभी भी आप अकेले लेडी के साथ डील नहीं करोगे। जो मेरा मेंटर था उसने ब्रेक कर दिया कार्डिनल रूल। तो मैंने कहा मैं तो ऐसा था ही पहले, अगर मेरा जो मेंटर है जो मुझे सिखा रहा है, अगर ये कार्डिनल रूल ब्रेक कर रहा है, तो ये तो आगे जाके मैं कहाँ तक पहुँचूँ, मैं भी ऐसे ही बनूंगा, मैं तो अपना फ्यूचर देख रहा हूँ ना। तो उस समय मेरी अच्छी खासी इनकम था, अराउंड 70,000 to 80,000 पर मंथ की इनकम पे आ गया था। और मैंने
जॉब भी छोड़ दिया था और फिर ये बिज़नेस में ऐसे आ गया, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं, मैं आई कांट एक्सेप्ट इट। आप स्टेज से कुछ और बोल रहे हो और शो मुझे कुछ और कर रहे हो, और मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। ये झूठ है या तो फरेब है, आगे जाकर मुझे कहीं चीटिंग मिलने वाली। तो जॉब भी गई, बिजनेस भी गया। तो उसके बाद ये थोड़ा सा परेशान हो गई, भाई अब कैसे होगा। मैं कोई नहीं, देखें कुछ नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा हम इसको इंडिपेंडेंटली दोनों अलग से अपने बलबूते इसको रन करेंगे। तो उस समय ये थोड़ा परेशान हुई, लेकिन मैं बोला ना अध्यात्म, मुझे तो एक साइलेंटली मैं कर रहा था, लेकिन ये उस चीज़ को कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और कभी कभी इतना झगड़ा हो जाता था, ये छोड़ के मैं नहीं रख सकती, बच्चों को क्या होगा, तुम ये नहीं करोगे। फाइनेंशियल, सारी बात तो फाइनेंस पे आ गई, पैसे भी ना कैसे चलेगा, पैसा भी ज़रूरी है। लेकिन मैंने हर बार जब भी ये रूठी, इसको जाने नहीं दिया। मैंने कहा रुकेगी तो यही रुकेगी, अगर इसने दरवाज़ा क्रॉस कर लिया फिर मैं जा नहीं पाऊँगा, मैं इसको मना नहीं पाऊँगा। मैंने जितनी कोशिशें यहीं कर ली, तो मैं इसके आगे हाथ ऐसे करके खड़ा हो जाता, मैं जा ही नहीं सकती। फिर मैं बच्चों को इन्वॉल्व कर लेता था, तो फिर बच्चे एक फैक्टर बन गए। बच्चों के लिए भी इनका भी है। और फिर हम जब एक शादी में बंधे हैं, तो हमें तो मरते दम तक ही छोड़ूंगा मैं जाने नहीं दूंगा, मर के जुदा होंगे, एक फीलिंग। तो वो पीरियड हमारा बड़ा क्रूशियल था। बहुत ही बढ़िया। बट आपको अध्यात्म ने फिर वो हिम्मत दी। अध्यात्म बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने कहा है तो ये भी अच्छी, लेकिन मैं क्या करूँ, सिचुएशन ऐसी बिल्डअप हो गई, होती है सबके लिए। बट ये बहुत ही आपकी खूबी वाली बात है कि जैसे आपने खुद बोला कि जैसे आपकी कंडीशनिंग थी, ब्रिंगिंग अप थी, उसमें एक मेल ईगो बहुत बड़ा फैक्टर भी था, लेकिन आपने अपनी वाइफ के साथ वो मेल ईगो नहीं रखी और आपने उस रिश्ते को वैल्यू किया, अपने रिलेशनशिप में अपनी वाइफ के होने का वैल्यू किया कि ठीक है जो भी सिचुएशन है बट उसको जाने नहीं दूंगा। सो बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग है आप दोनों का ये जो रिलेशन है। जैसे कि हर रिश्ते में नोक झोंक तो चलती ही रहती है, बट कैसे एक जब क्रूशियल मोमेंट आता है आप उसको कैसे संभाल लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक पार्टनर को एक दूसरे की वैल्यू करना ही आना चाहिए कि उन्हें लगे कि हाँ मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मे बी वैसे नहीं कर पाए, बट जब क्रूशियल मोमेंट आया तो आपने वो प्रूव किया कि नहीं यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, तो आप नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। सो नाउ योर साइड। एक्चुअली जब 2013 की बात है, इन्होंने VRS लिया जॉब से, तो मैं मना कर रही थी, मैंने कहा अभी मत लो, और अगर आपको जॉब नहीं करना है तो पहले कोई और जॉब पकड़ लो फिर आप ले लेना। तो बात तो मेरी मानते नहीं थे, तो खैर इन्होंने अपना VRS ले लिया। उसके बाद इन्होंने चलो ये था कि चल बिज़नेस है, 1 महीने बाद वो बिज़नेस भी रिज़ाइन कर दिया। अब सिचुएशन, मैंने कहा यार घर कैसे चलेगा जब तुमने जॉब भी छोड़ दी, बिज़नेस भी छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा स्ट्रगल तो आता ही है लाइफ में। फिर बच्चे जैसे मेरे थोड़ा सा बड़े हो गए थे, बेटी मेरी 9th क्लास में थी उस टाइम। तो फिर मेरी बेटी भी बल्कि ये बोलती, मम्मी हम लोग तो स्कूल चले जाते हैं और आप अकेली घर पे रह जाते हो। उस टाइम इन्होंने कोई ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया था, तो हम दोनों साथ में हैं, घर में क्या करेंगे, दोनों साथ में रहेंगे और ऐसा टाइम हो तो फिर लड़ाई होंगी। कहना हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है जितना क्वांटिटी वाला होगा उसमें लड़ाई बहुत होंगी। आप क्वालिटी टाइम अगर देते हो तो उसमें प्यार भी रहता है। तो फिर खैर उसके कुछ दिन बाद इन्होंने भी अपना एक जॉब पकड़ लिया था प्राइवेट में। तो फिर बेटी मेरी ये बोलने लगी, मम्मी जब हम लोग चले जाते हैं, डैडी भी चले जाते हैं, तो आप अकेले क्या करते हो? आप मतलब बोर ही तो होते होंगे, क्योंकि आपकी हैबिट तो ऐसी नहीं है कि आप किसी आंटी के पास चले गए या इधर उधर। मैंने कहा हाँ। तो कह रही, मम्मी आपने वो जो कोर्स किया था आप उस पर क्यों नहीं कुछ करते हो? तो मैंने कहा पता नहीं तेरे डैडी परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा नैरो माइंडेड टाइप थे, तो बाहर निकलने से ज़्यादातर टोका टाकी ये किया करते थे। मैंने कहा पता नहीं करेंगे कि नहीं अलाउ। तो फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मुझे अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो कह रही क्या ज़रूरत है? मैंने कहा मेरा टाइम पास हो जाएगा, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तो तुम अपना कर लो।
तो तब मैंने अपना वो स्टार्टअप शुरू कर दिया। तो एक जो हमारा जो टाइम था कम मिलता था, तो वो लड़ाई कम होती थी। और प्लस एक इसमें एक जो बात ये थी कि जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करने की सोची ना, तो मैं सर्च करती रहती थी कि मुझे मतलब सेकंड हैंड कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, एक छोटे लेवल से शुरू करना चाह रही थी। तो लिटरली मुझे एक प्रीतमपुरा में थी माधुरी मैडम, उनसे मुझे ये सामान का सारा सेटअप वगैरह मुझे मिला। उन्होंने साथ में मुझे ओशो की 2 सीडी दी थी। तो ओशो को सुनते ही जब उन्होंने मुझे दिया, मेरे माइंड में थोड़ा सा ना ओशो के लिए कुछ गलत ही था कि क्योंकि उनको सेक्स गुरु के नाम से प्रमोट किया जाता था। मैंने कहा यार ये उनको सुनती है, खैर चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे सीडी दे दी। फिर वो मुझे मतलब काफ़ी कोशिश कर रही थी कि तू इनको सुन, इनको सुनना, और इनको सुनने के बाद ना तुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल सुनूंगी। तो उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद ये विश्वास नहीं कर रही है, क्या है। तो कहती मैंने अपनी बेटी को भी ना मैं मतलब लेके जाती हूँ यहाँ पे। फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, यार ये खुद तो जा रही है, बेटी को भी लेके जा रही है ऐसी जगह। मैंने कहा इसका दिमाग ख़राब तो नहीं है कि भाई, क्योंकि उनको इस उसमें देखते थे तो दिमाग तो मेरा वैसे ही सेट था। मैंने कहा अपने बच्चों को कौन ऐसी जगह लेके जाता है। खैर कोई बात नहीं। तो उसने जो सीडी दी, मैंने कहा इसने दी, चलो देखो तो सही है क्या इसमें। तो खुदा ना खास्ता वो लैपटॉप हमारा चला नहीं उसमें, मतलब वो सीडी नहीं चली। कोई बात नहीं। उस टाइम हम रोहिणी रहते थे, तो रोहिणी से फिर बच्चों का अप डाउन में प्रॉब्लम आई, तो मैं वापस अपना लोधी रोड शिफ्ट हो गई थी। तो लोधी रोड जब शिफ्ट हुई तो फिर वो सीडी भी मेरे साथ आ गई। तो वहाँ भी एक बार देखने की इच्छा हुई, तो वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो जब मैं इधर आई सरिता विहार में मैंने शिफ्ट किया अपना, यहाँ मैंने अपना फ्लैट लिया, वहाँ पे मैं शिफ्ट हुई। तो मैंने वो सीडी मतलब सुनने की कोशिश करी, शायद ये सुन रहे थे ओशो को। जब इन्होंने सुना तो मुझे पता नहीं मैं खाना बना रही थी कि क्या कर रही थी, मुझे 2-4 बातें उनकी बहुत अच्छी लगी। तो उस टाइम से फिर मैंने कहा अच्छा ये यूट्यूब में भी है। तो मैंने इनका रोज़ सुनना शुरू कर दिया। मैं खाना बना रही हूँ तो मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मैं अपना एक ईयर लीड लगाई और इनको सुनती रहती थी। मुझे तो इतना आनंद आने लगा। मैंने कहा बताओ कितने अच्छी मतलब ये हैं, और इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें लोगों ने फैला रखी है ताकि इनको लोग सुने ही ना। तो मेरी तो सही बताऊँ चेंजिंग वहाँ से बहुत ज़्यादा हुई। तो जो मुझे एक होता है ना कि पूजा पाठ नहीं की, तो एक अंदर से ना वो रहता है रिग्रेट, हाँ कि मैंने आज ये नहीं किया, मुझे या तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे या ये हो जाएगा, ये हो जाए, एक होता है। तो वो चीज़ मेरी लाइफ से धीरे 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 चली गई, क्योंकि आप सच्चाई जान रहे हो। तो ओशो को सुनने के बाद मेरी टोटली लाइफ चेंज हो गई। मेरा जो है ना, जो एक कॉन्सेप्ट था कि पूजा पाठ करनी चाहिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा श्राद्ध करना चाहिए, तो वो सब चीज़ों से एक जो कहते हैं ना कि डर, वो मेरा हट गया। मैंने कहा कुछ पावर है तो अपने अंदर ही है। तो फिर लेकिन ध्यान के बारे में मुझे तब भी क्लियर नहीं था। फिर ऐसे ही मैं वो सुनती गई, तो मैंने सुन लिया, ये तो मैंने सुन लिया ओशो का, जब ऐसे करके हाँ ये भी सुन ली, ये भी सुन ली। तो अचानक से मेरे सामने आया आत्मा की यात्रा। लेकिन क्या चीज़ है आत्मा की यात्रा? तो वो महेश्वरी मैडम का था आत्मा की यात्रा। तो मैंने उसको सुना तो वो बड़ा टच मुझे कर गया। फिर उसमें जिक्र था बार बार पत्री जी का। अब मैं कह रही हूँ ये पत्री जी कौन है? मैंने कहा वो धरती पे है इस टाइम या नहीं है? तो मतलब एक अंदर से ऐसे क्वेश्चन आया। फिर मैंने उनके बारे में दूसरी सीडी सुनी, वो दीप्ति नडेला मैडम की। तो उनमें भी पत्री जी का जिक्र। मैंने कहा पत्री जी कौन है और ये पिरामिड क्या है? तो फिर मैं वो निकालने लगी, आत्मा की यात्रा सुनने लगी। एक मेरी बड़ी सिस्टर है जो काशीपुर में है, उनको बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे। तो वो बात भी अगर करती थी ना तो ऐसे करती थी बेचारी की जैसे बिल्कुल मतलब है नहीं जान। तो मैंने उनको बोला दीदी आप इतनी सारी दवाइयाँ ले रहे हो, आप इतना सारा वो कर रहे थे, एक बार आप ये ध्यान करके देख लो कि इसमें बोलते हीलिंग होती है। तो कह रही कि अच्छा ठीक है मैं करूँगी। मतलब मना तो नहीं किया उन्होंने कि अच्छा ठीक है मैं करके देखती हूँ। लिटरली मुझे 3 दिन हो गए उनको टोकते टोकते। मैंने कहा दीदी आपने किया? कह रही अरे नहीं तेरे जिया जी आज वहाँ चले गए थे तो नहीं कर पाई, आज ये था तो नहीं कर पाई। हालांकि उनसे होता कुछ नहीं था, बेड पे लेटी रहती थी, पर मेरी बात को ना वो मतलब कि इससे क्या होता है मतलब विश्वास नहीं करना। तो मैंने कहा आप एक काम करो तो उस सीडी को अच्छे से सुनो और आज मैं आपसे पूछूंगी उस सीडी में क्या था। जब मैंने फोर्स करके ऐसे बोला तो उन्होंने सीडी सुनी तो उनको कुछ लगा कि यार कुछ तो हो सकता है। तो चलो वैसे भी तो बेड पे ही पड़ी हूँ मैं, सांस तो वैसे भी ले रही हूँ। तो फिर उन्होंने जब किया तो उस टाइम पूर्णमासी थी और उनका हफ्ते भर में मिराकल हुआ, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हुई।
ये पूर्णमासी से 3 दिन पहले की बात है। उनका अर्थराइटिस था, वो एलर्जी थी साइनस वाली, तो उनका अर्थराइटिस है, साइनस है, टाइफाइड है, और उनकी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि उनका ना वो RH क्या होता है बोन्स का, वो बढ़ा हुआ था। तो ये सब चीज़ें उनकी क्योर हुई, और ये मात्र 1 वीक के अंदर उसने कर लिया, तो जादू सा हो गया। तो जीजा जी जो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे थे, वो तो कह रहे जब भी कभी उनकी तबीयत डाउन तो ध्यान कर ले ठीक हो जाएगी, मतलब जैसे कोई जादू की छड़ी मिल गई उनको कि तू ध्यान कर ले, तो ज़्यादा मत चल। तो अब क्या होता है ना, कहीं मौसम चेंज हो रहा है तो उनकी तबीयत ख़राब होती थी, तो अब अगर उनको हल्की सी बूंद भी लग जाती थी तो जिया जी घबरा जाते थे कि अब तो ये गई बेड पे। लेकिन अब उसको मतलब ये समझो कुछ भी नहीं होता, बारिश में भीग जाएगी तो भी। और प्लस अब जो है अपनी बेटी का और अपना दोनों घर को वो अच्छे से मैनेज करे संभाल रही है, क्योंकि बेटी भी वर्किंग है तो थोड़ा सा दोनों घर देख लेती है। बहुत ही खूब। सो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, और आपने अपने डे टू डे लाइफ में कैसे चेंजेस देखे हैं अपने आसपास और अपने खुद के रिलेशनशिप में, तो आई एम श्योर दर्शकों को सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप दोनों से मैं ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान से शादीशुदा जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कुछ उस बारे में बताइए। ध्यान से बेहतर बेस्ट इस चीज़ क्या हो सकती है शादीशुदा लाइफ के लिए? शादीशुदा छोड़ो, जो जिन्होंने शादी नहीं की वो भी कर सकते हैं। और ख़ासकर ध्यान तो आपको प्रेम सिखा रहा है, इटरनल प्रेम सिखा रहा है, शांति दिखा रहा है। अगर पहले वाइफ गुस्सा करती थी तो मैं तुरंत ये एक बोलेगी तो मैं 10 बात बोलता था, मैं कुछ बोलती थी ये उल्टा बोलती थी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते वो छोटी सी लड़ाई चिंगारी वो भड़क जाती, युद्ध में बदल जाती थी। तो वो चीज़ नहीं हो रही है। करुणा सिखा रहा है, रिलेशनशिप अच्छे हो गए। पहले मैं कमियां ढूंढता था कि इसमें क्या है, जैसे खाना कभी इसने इतनी बार बनाया, लेकिन मैं बोलता कि जिस दिन नमक ज़्यादा हो गया मैं उसी को फोकस करता था, क्या खाना बनाया, इतनी बार इसने अच्छा खाना बनाया, वो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस पर ध्यान दे दिया, नमक क्यों डाल दे यार क्या है। तो ये क्या है, छोटा चेंज है। बच्चों को बहुत डांट देता था, एग्रेसिव था, तो वो कम हो रही है धीरे धीरे ध्यान से। सारी चीज़ें उसकी तरफ, शांति, प्रेम, करुणा, धैर्य, पेशेंस, इस तरफ जा रहा है। ध्यान से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता शादीशुदा। जितने भी लोग हैं, जिस प्रोफेशन में जहाँ भी हैं, जो भी पब्लिक डीलिंग में है, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप ध्यान कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में शांति और प्रेम का वास हो जाए और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। मैम, ध्यान से ना, जैसे फैमिली में मैं अपनी ही पर्सनल बताती हूँ। जैसे हमारे खुद की फैमिली में हम दोनों के नेचर थोड़ा सा अलग थे, बट ये था कि जैसे हम लोग पूजा पाठ को छोड़ के अब जैसे इसमें आ गए हैं, तो पहले थोड़ा सा रहता था मतलब वो रहता था, शिकायतें रहती थी, सब कुछ रहता था, ये ऐसे क्यों है। बट ध्यान में आने के बाद ना वो चीज़ थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो गई कि हमारी दोनों की आपस की जर्नी है और लेसन है लेने के लिए हम लोग आपस में आए हैं। तो कभी हो सकता है कि ये गुस्सा हो जाते हैं, तो पहले ऐसा लगता था कि नहीं इसको अभी जवाब देना है, इस बात को अभी ये सॉर्ट आउट करना है। तो अब क्या है कि छोड़ दो कि ठीक है, अपने आप मतलब ये चीज़ ये कर रहे हैं तो अपने आप इनको समझ में आ जाएगी। तो वो चीज़ मतलब हम देख रहे हैं इस चीज़ में कि चेंज बहुत आया है, कि पेशेंस आ गया हमारे अंदर। और दूसरी बात ये कि जब लड़ाई अगर हो भी गई तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो गई तो हम जैसे पहले 15 दिन तक मुँह फुला के बैठ जाना, तो वो चीज़ नहीं होती है। अब क्या है, थोड़ी सी देर में पूछूंगी चाय पियोगे तो ये बोलेंगे हाँ बना ले। तो मतलब हम ये नहीं कि आधा घंटा भी वेट नहीं करते, हम तुरंत ही उसको वो कर लेते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है बच्चों में मतलब थोड़ा सा हम फ़र्क देखते हैं। अब क्या है, जैसे बेटी मेरी यंग है तो उसको थोड़ा सा पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, तो कहती मम्मी मेरे पिंपल्स आ रहे हैं, आपकी स्किन इतनी प्लेन है, आप मेरे लिए कुछ क्यों नहीं मतलब सोचते हो। मैंने कहा बेटा ये तुम्हारा जो शेड्यूल है ना उससे फ़र्क है। मैंने कहा तुम लोग रात को जगते हो, अपना डाइट ठीक से नहीं अपना रखते हो, तो मैंने कहा तो एक इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तुम मेडिटेशन करके देख लो। तो अब वो जो है ना मेडिटेशन करके उसको अच्छा लगने लगा और उसका स्किन भी ठीक हो गया। तो वो मेडिटेशन फ़िलहाल अब इसलिए कर रही है मेरी स्किन अच्छी रहे। तो बेटे का ये है कि अब जैसे ये थोड़ा बोलते कि तो पॉजिटिव बुक्स पढ़ा कर, तो वो पढ़ता है तो साथ में वो ध्यान भी करता है। उसने अपना एक नियम बनाया है कि रात को सोने से पहले मुझे ध्यान करना है। बेटी का भी यही है कि रात को सोने से पहले ध्यान करना है। और फिलहाल अभी तो मैंने भी अपने घर में एक सेंटर अपना खोल लिया है मेडिटेशन का,
तो 6 से 7 मैं अपना वहाँ भी करती हूँ कि इस माने मेरा भी हो जाता है। बहुत ही खूब। सो कितने अच्छे सुंदर तरीके से आपने ना अपने रिलेशनशिप की चैलेंजेस को ओवरकम किया है, बल्कि अपने बच्चों में भी ये ध्यान को इम्बाइब किया है, और साथ में आपने जैसे सर ने बोला कि हर एक को सिखाना है, तो उसका प्रण जो लिया है उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है यादों की बारात। सो मैम, सर, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको स्क्रीन पर, और उनके साथ अपनी जुड़ी सभी यादों को आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं पहली तस्वीर स्क्रीन पर। बहुत ही प्यारी पिक्चर है आपकी, हनीमून की है। ये एक्चुअली मेरी शादी फरवरी में हुई थी, तो हम लोग गुजरात चले गए थे। तो गुजरात में शादी होती गुजरात चले गए थे, तो वहाँ पर हम लोग गए थे द्वारिकाधीश। तो ये वहीं की फ़ोटो है, और उसमें मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मेरा 2 महीने में मतलब प्रेग्नेंट थी, 2-3 महीने शायद। ओके, ग्रेट। यही वो जगह जामनगर गुजरात जहाँ हमने खूब एंजॉय किया। हाँ। अपने शुरुआती साल। और आपने देखा वो एक पोस्टर, उसमें एक पोस्टर में बॉन्डिंग। हाँ। अंदर से हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन वो झगड़े हो जाते हैं। नहीं, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये हम प्लांट बेस्ड एक बिजनेस करते हैं, जैसे मैंने बताया। तो हमें 5 स्टार होटल का टूर मिला था, तो वहाँ पे हम लोगों ने खूब मस्ती किया था, और वो भी हम अच्छे लेवल दिल से आत्मा से कर रहे थे उस काम को। तो उसकी यादें हैं, उसमें एंजॉय किया था हमने। आप दोनों को डांस का शौक है? हाँ, ये मतलब ज़्यादातर ये ज़्यादा मतलब वो हो जाते हैं इन्वॉल्व पार्टी वार्टी में सब। बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोटो। ये महाअवतार बाबा की अभी रिसेंटली हम लोग गए थे 5-6 महीने पहले। जो ये बता रहे हैं ना, इनकी दीदी का वो ठीक हुआ है, तो वो भी इकट्ठे गए थे महाअवतार बाबा के केव पे। बहुत मज़ा आया था। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जो मैं बोल रही थी ना, मेरी जो सिस्टर को उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, तो वो ना सीढ़ियाँ सीधी नहीं चढ़ती थी, वो सीढ़ियाँ उल्टी चढ़ती थी, तो बैक होके, क्योंकि उस पर ज़्यादा मुड़ा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था। स्ट्रेट है तो स्ट्रेट, ऐसा था उसका हाल। तो लेकिन जब हम लोग यहाँ पर गए, तो ये सोचो कि वो हमसे ज़्यादा अच्छे एनर्जेटिक तरीके से ऊपर चढ़ गई। मैं फिर भी थोड़ा सा हाँ कर रही थी, हाँ हो रही थी, लेकिन वो बहुत अच्छे से चढ़ गई। तो ये एक मिरेकल्स है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये करवा चौथ की है, करवा चौथ वाले दिन। और मैं कहूँगा ये, मैं उस दिन मैं चाह रहा था, ये भूखी प्यासी थी, मैंने कहा इसको मैं कुछ गिफ्ट दूँ। तो मैं ऑफिस से भी आता, मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैंने क्या दूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम है। फिर वो शाम को तो मार्केट गया, तो मैं इसके लिए बिछुआ लाया था। तो बिछुआ मैंने इसको कुछ स्पेशल मोमेंट मैं कैसे बनाऊँ, तो मैं थोड़ा सा जैसे रफ भी था, वाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देता। तो मेरी समझो शुरुआत है। मैंने ना सिर्फ अपनी वाइफ को वैल्यू दी उस दिन, एक पूरी नारी जाति को मैंने कहा मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप में जो पेशेंस है, कोऑपरेशन है, वो मैं सरेंडर करता हूँ आपकी, आप एक शक्ति हैं। तो उसको भी सिंबलाइज किया था मैंने। इस दिन से मेरी शुरुआत हो गई थी अर्धनारीश्वर बनने की। बहुत खूब। तो मैंने कहा एक हम दोनों 1+1 नहीं है, हम 1-1-11 हैं। तो मैं चेंजेस होने शुरू आ गए थे नारी शक्ति के लिए। मैंने कहा इसको पहना क्यों नहीं सकता मैं, तो एक ईगो मेरे शेड कर दी थी। बहुत खूब। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इन्होंने कभी मुझे ज़िंदगी में कोई गिफ्ट नहीं दिया था, और मेरी नंद आई हुई थी उस टाइम। तो उन्होंने पूछा, इनसे ही पूछा जनरली कि आज तू क्या दे रहा है, कहते क्या कुछ देते भी हैं क्या। तो क्यों, तूने अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया इसको, कि मैंने मेरे से पूछने लगी। मैंने कहा दीदी मुझे तो आज तक नहीं दिया इन्होंने कभी ऐसा। तो कह रहे कि ठीक है, अब तक नहीं दिया तो ना सही, लेकिन अब तू इसके लिए कुछ लेके आएगा। तो फिर ये पता नहीं इनको क्या सूझा, और ये ले आए। अब ले आए तो इन्होंने ये पहनाया, और फ़ोटो भी खींच गई थी, और यही फ़ोटो इन्होंने फेसबुक पे डाल दी। तो जितने भी इनके फ्रेंड्स थे सब कह रहे कि सर तू ये काम कर रहा है, तो हमें कितनी सुनवा रहा है, हम इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, तो हमें फिर भी सुनने को मिल रहा है। तो
ऐसे इनका वो मोमेंट रहा था उसमें। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोटो। हाँ, ये एक्चुअली ये एक मेमोरियल बना है। हमारे एक निगम पार्षद जी हैं, मनीष नीतू चौधरी जी, हमारे जो 16 सरिता विहार वार्ड से, तो उन्होंने कारगिल वार के जो वॉरियर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिनकी डेथ हो गई थी, सभी के नाम उसमें डाले हैं। तो मुझे मेरे बारे में उनको पता नहीं उन्होंने कैसे सर्च किया कि भाई एक हमारा एक सोल्जर है यहाँ पे रहता है, तो उन्होंने मेरा नाम भी वहाँ पे इनग्रेव करा दिया कि जो भी कारगिल हीरोज़ हैं उनके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटीफुल एंड सैल्यूट टू यू। इसमें मेरे दोनों बच्चे भी हैं, मेरी बेटी भी है, बेटा भी है। ब्यूटीफुल। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, ये भी वही है, वो कारगिल की मेन पूरा जो चक्रा, हाँ ये भी वहीं का है। तो बच्चे भी आए हुए थे, तो फोटो शूट कराया था हमने, मैंने कहा अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने खींच के हमें दिया था। इवन खुद मनीष जी ने ही क्लिक करके हमें दिया था। What a proud moment for the family. Yeah, sure. Thank you for sharing this. देखते हैं नेक्स्ट फोटो। ये नैनीताल की पिक्चर है। हम टूर पे गए थे फैमिली के साथ में, इनकी सिस्टर भी थी, रिलेटिव वगैरह सब, बच्चे मस्ती के लिए चलो कहीं आउटिंग करते हैं, तो उसके लिए गए थे। नैनीताल की फ़ोटो है, बहुत ही प्यारी है। देखते हैं आप नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ जी, ये हमने घर पे मेडिटेशन सेंटर खोल दिया। वसंता मैडम भी आई थी, माधवी मैडम भी आई थी, सबने। तो उस समय की पिक्चर है ब्रह्म ऋषि की। ओके मैम। तो ये हमने उस टाइम पे, मैंने बसंता मैम से बोला था कि मैम मुझे ना अपने घर को एक मेडिटेशन सेंटर बनाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर उन्होंने मतलब हेल्प किया था कि भाई ठीक है, तो आप अपने घर में इस तरह से बताया मुझे कि टाइमिंग कैसे अपना। मैं तो बोल रही थी 3 टाइम शुरू करना, कह रही 3 टाइम नहीं करना, 3 टाइम में तुम अकेली करती रह जाओगी, कोई नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है आप तरीके से करो, और मतलब जो भी कुछ अगर रहेगा तो आप हमें बताना, कोई नीड हो, कुछ ऐसा हो। मैंने कहा ठीक है मैम। तो प्रेमनाथ सर ने हमें ये बुक्स वगैरह ये सब कुछ हमें दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोटो। हाँ, ये भी पूरा फैमिली, ये हमारी पूरी ये उत्तराखंड से जो उनकी पूरी फैमिली आ गई थी यहाँ पे। ये कि ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ जी आ रहे हैं, और इनके घर से भी आ गए थे, मायके से भी आ गए थे, पूरी फैमिली का। कोई सेंटर का एक वो कमरा है जहाँ पे हम मेडिटेशन सिखाते सेंटर खोल रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा यादों की बारात राउंड यहीं पर ख़त्म होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स और उनके साथ जुड़ी मेमोरीज शेयर करने के लिए। लेकर चलते हैं हम उन्हें अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। सो ये रैपिड फायर राउंड है, जैसा कि नाम बता रहा है, आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप दोनों को ही उसका आंसर हमें देना है। ठीक है, तो शुरू करें। तो पहला सवाल आप दोनों के लिए, 1 word टू डिस्क्राइब योर पार्टनर राइट नाउ। गुड मेडिटेटर। ये ना घंटे घंटे आराम से बैठ जाते हैं, 2-3 घंटे आराम से मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। वाओ। तो बहुत ही पेशेंस है इनमें, और सपोर्टिव हैं, एडवाइजर, गुड एडवाइजर। सो आप दोनों की सबसे बेस्ट मेमोरी अपनी अपनी बताइए। बेस्ट मेमोरी हनीमून की है हमारी जहाँ हम नैनीताल में गए थे, और मैं इसको एंटरटेनमेंट, क्योंकि रफ टफ था और तो सीजन का इतना इफेक्ट नहीं था, तो हम वहाँ पे एक हॉर्स राइडिंग पे ले गए, टीवी बैठी थी, तो मैं तो कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन वहाँ ये अंदर ठंड लग रही, लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी, वहाँ पे चिल्ड हो गई थी। फिर वापस में आके बुखार हो गया, तो उसकी वजह से। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। एक्चुअली क्या था, जब हम गए तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने साड़ी पहनी हुई थी। पहले तो मुझे इनके नेचर का पता नहीं था, तो भाई इन्होंने मुझे घोड़े पे बिठा दिया। अब साड़ी में कौन घोड़े पे बैठता है। चलो, फिर उसके बाद में मैंने ब्लाउज डाला हुआ था, और ये खुद जैकेट वैकेट सब पहन के फिट, और मुझे जैसे वो हाइट पे जाने लगा, तो भाई मेरी तो हो गई हालत ख़राब। तो वहाँ पर ये है कि ठीक है, थोड़ा सा नोक झोंक हुई, बट वो फिर हमारी अच्छे से वो उसमें, तो पहला वो याद रहेगा ज़िंदगी भर। सो ये तो सर की मेमोरी हुई, आप अपनी मेमोरी के बारे में बताइए। मेरी मेमोरी में ये है कि जब इन्होंने मुझे पहली बार गिफ्ट दिया, क्योंकि एक ये दिया था, उसके बाद एक इन्होंने मुझे बुके दिया था, वो भी सरप्राइजली दिया था, ऑर्डर किया था इन्होंने ऑनलाइन।
और जैसे गेट खोला तो वो इतना बड़ा बुके था एनिवर्सरी का, वो गिफ्ट किया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज़ पहली बार लाइफ में कि इन्होंने जो दिया। सो आप दोनों ये बताइए कि आपको एक दूसरे में सबसे अनॉय करने वाली हैबिट कौन सी लगती है? सबसे बड़ी, आप इनको टाइम दे दो कि भाई फला जगह इस टाइम फला पहुंचना है, उसके प्लस 1 और 2 आवर्स कर दो। Okay. ये बहुत अनोइंग है और मैं उसमें बहुत करता हूँ, कभी टाइम से नहीं पहुँचती है। और इनका ये है कि जैसे मैं कभी कोई भी चीज़ होगी ना, इनसे कुछ भी मैं पूछूंगी कि कुछ नया, मतलब जैसे होते कोई अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसा, इनका आंसर रहता है नो, नहीं, कि नहीं ये ठीक नहीं है या ये ऐसा है। सो अगर आपको दोनों को टाइम ट्रैवल की सुपर पावर मिल जाए तो सबसे पहले आप लोग क्या करना चाहोगे? मुझे अगर टाइम ट्रेवल का मिलेगा मैं तो यही चाहूँगी कि जितने भी मास्टर्स हैं सबसे मिलूं और नॉलेज लूँ उनसे। वाह, मैं भी चाहता हूँ अगर टाइम ट्रेवल की पावर मेरे पास आएगी तो मैंने कहा जितने मेडिटेटर उन्नत लोग की बात कर रहे हैं वहाँ पे जाके देखूँ कहीं वो लाइफ बोरिंग तो नहीं है। वो क्या करते हैं, अकेले बैठे हैं, वहाँ कुछ है भी, पहुँचने लायक, धरती हमारी अच्छी है। ओके, दैट्स स्वीट। सो आपके पार्टनर की बेस्ट क्वालिटी क्या है वो बताइए। बेस्ट क्वालिटी ये है कि हमारे में चाहे कितनी भी फाइट हो जाए, बट ये ना वो चीज़ जिस टाइम हुई उसी टाइम पे छोड़ देते हैं वहीं पे, ये इसको याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुँह नहीं फुलाती। इनका मुझे लगता है कि जब भी कहीं मैं अटक जाता हूँ या नहीं पहुँच पाता है किसी भी आइडिया में, किसी चीज़ में, तो एडवाइस कर देती है और वो वर्थ होता है, निकाल लेती है उसमें से कुछ ऐसा, क्लिक कर देती है। सो एक ऐसी बात जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं? मैं इनको थैंक्स करना चाहूँगी कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे साथ है। इन्होंने कोई रोकर टोक के कुछ नहीं किया इन्होंने, और मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशली थैंक्स इनको। मेरा स्पेशल थैंक्स इनको इसी के लिए कि इनके वजूद में अध्यात्म है, इसकी वजह से वो हमारी पीसफुल मैरिड लाइफ चल रही है। बिल्कुल। सो आप दोनों को क्या ज़्यादा पसंद है, एक माउंटेन हॉलिडे या फिर एक बीच हॉलिडे? माउंटेन हॉलिडे। मुझे दोनों पसंद। ओके, हॉलिडे होनी चाहिए। सो आप लोगों को फिक्शन की बुक्स पसंद हैं या फिर नॉन फिक्शन की? नॉन फिक्शन। सो होममेड डिनर और बाहर का खाना? होममेड डिनर। सो चलिए, इसके साथ हमारा ये रैपिड फायर राउंड भी खत्म होता है। तो चलिए लेकर चलते हैं उन्हें हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है हिम और हर राउंड। सो आप दोनों के पास प्लग कार्ड्स हैं और आप दोनों से ही मैं सवाल पूछूंगी। अगर आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब आपके लिए है तो आप अपनी तरफ इशारा करेंगे और या फिर अपने पार्टनर की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल आप दोनों के लिए, एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? ओके, आप दोनों में से कौन एक बार में कभी फ़ोन नहीं उठाता? आप दोनों में से गुस्सा किसे ज़्यादा आता है? ओके, आप दोनों में से ज़्यादा शांत कौन है? बट ऑब्वियस। आप दोनों में से कौन घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं? ओके, आप दोनों में से कौन ज़्यादा बोलता है? ओके, चलिए अब एक और आपसे आखिरी सवाल है, जिसमें कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए एक एक गाना गाना है। तो आप तैयार हैं? ठीक है, तो मैम पहले आप सर के लिए एक गाना सुनाइए। लेकिन आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पर तो दिल की बात है, प्रेम की बात है। ओके। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। सो स्वीट, थैंक यू सो मच सर। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुझे दुनिया के लिए, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। वंडरफुल, एक्सीलेंट।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ सपोर्ट। और इसी के साथ हमारा ये भी सेगमेंट ख़त्म होता है और आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि जैसे कि हमारे शो का नाम है संसार में निर्वाण, तो हमारे दर्शकों को एक एक मैसेज आपकी तरफ से प्लीज़। मैं अपनी तरफ से यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप अपनी गृहस्थी को या फैमिली को हैप्पी मतलब रखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ में अगर ध्यान लाते हैं तो आप उसको हर तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं लाइफ को। अदरवाइज़ आजकल का जो संसार है, संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सरवाइव करने के लिए ध्यान हमें बैलेंस सिखाता है। तो ध्यान है तो लाइफ अच्छी और हेल्दी है और खुशनुमा है। बिल्कुल दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, ध्यान बोरिंग नहीं है। ध्यान से लाइफ बोर नहीं होती है। ध्यान जैसा एडवेंचरस चीज़, इमोशनल चीज़, थ्रिलर, ड्रामा, सस्पेंस, रोमांस, रोमांटिक चीज़ कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप ध्यान से जुड़कर देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी टोटली। आपका सोचने का नज़रिया, इस दुनिया को एक ब्यूटीफुल अर्थ बनाने का एक जो सपना है वो पूरा हो सकता है। आप इस दुनिया से जब जाएंगे इतना कुछ कर जाएंगे, आपकी पुश्ते पूरी पृथ्वी आपको याद करके धन्यवाद करेगी आपको। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, आप संतरी हो, मंत्री हो, फिल्म एक्टर हो, डायरेक्टर या IAS कुछ भी हो, लेकिन ध्यान करते रहिए। हम कैसे भी हों, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन ध्यान जरूर करिए। सो थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू ललिता जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ इतना कुछ शेयर करने के लिए, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है। और आई एम श्योर हमारे दर्शक भी सुनकर बहुत ही खुश भी होंगे और अपने जीवन में भी लागू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। सो देखा दोस्तों, आपने प्रवीण जी और ललिता जी की लाइफ स्टोरी कैसी रही। एक दूसरे से अलग होते हुए भी, एक दूसरे से जुदा मत रखते हुए भी, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में ध्यान लाकर और पेशेंस से, प्रेम से अपनी लाइफ को चेंज किया। और ऐसा कुछ नहीं है जो ज़िंदगी में हम नहीं बदल सकते, बस हमें अपने आप से कनेक्ट होना है और पूरी दुनिया आपको सुंदर लगने लगेगी। और जैसा कि प्रवीण जी और ललिता जी ने कहा, ध्यान से जुड़िए और अपना ये गिफ्ट देके जाइए इस धरती को। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, PMC हिंदी से जुड़े रहिए और देखते रहिए संसार में निर्वाण सीज़न 3। नमस्कार।